Welcome to the next lecture of numerical methods, and today we are going to start a new topic. हमने फर्स्ट यूनिट स्टडी किया था जिसमें हमारे पास एक गिवन इक्वेशन या फंक्शन होता था जिसे हम सॉल्व करते थे। तीन मेथड्स बेसिकली हमारे पास थे। उसमें कौन कौन से थे हमारे पास? डाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फंक्शन एंड इंटीग्रेशन। जिसमें हमारे पास कन्वर्जेंस का न्यूटन रेफसन मेथड, यानी कि जनरल इक्वेशन हमारे पास है, एक सिंपल इक्वेशन हमारे पास है, उसमें एक अननोन वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए हमने तीन मेथड पढ़े थे, बाइसेक्शन, न्यूटन रेफसन, रेगुलर फंक्शन मेथड। बट अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है और नए टॉपिक में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन बहुत बड़ा है, सबने सॉल्व भी किया है, नेगेटिव भी सॉल्व किया है, जेनेटिव भी किया है, ठीक है। क्या होता था हमारे पास? एक अगर हमारे पास ये सिस्टम इक्वेशन होता था a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो इन दोनों में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है जो हमने क्लास 10 में पढ़े थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड हमने स्टडी किए थे जब मैं क्लास 10 तक किया था, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आया, जब हमने 11th की क्लास से मैट्रिसेस पढ़ना स्टार्ट किया था, हमारे पास यहाँ पर दो मेथड्स आ गए मैट्रिसेस के थ्रू, एक तो डिटर्मिनेंट मेथड और नेक्स्ट वन था हमारे पास मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड, अलग अलग रिक्वायरमेंट थे। पहले हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। फिर जब हमने मैट्रिसेस पढ़ा तो उसमें हमारे पास मैट्रिक्स मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड, जिससे हमारे पास क्या होता था, जो भी अननोन वेरिएबल्स होते थे उनकी क्या फाइंड आउट करनी होती थी हमें? वैल्यूज, ठीक है। अब उसी चीज से हमें आगे करना है, लेकिन अब हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है गॉस सीडल मेथड और एक आता है हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यूनिट नंबर 4 के अंदर आपका सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का। सॉल्यूशन खाली लीनियर का है, इसके अलावा नहीं है। लीनियर का मतलब क्या है? हैविंग डिग्री 1, जिसमें इक्वेशन में डिग्री कितनी होगी हमारी? 1। क्वाड्रेटिक को या क्यूबिक को इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशंस का, इसके लिए हमारे दो मेथड पढ़ने हैं और ये हमारे यूनिट नंबर 4। एक है हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड और एक है हमारे पास कौन सा? गॉस सीडल इक्विलिटी मेथड, गॉस सीडल एंड गॉस एलिमिनेशन। दो ही मेथड है, इसके अलावा कोई थर्ड मेथड आपको स्टडी नहीं करना है, ना फिर हमें मैट्रिक्स अप्लाई करना है, ना डिटर्मिनेंट का मेथड अप्लाई करना है। हमारे पास डायरेक्शन है गॉस सीडल और गॉस एलिमिनेशन मेथड का, और एग्जाम में दोनों पर क्वेश्चन आता है, गॉस सीडल पर भी पूछ लेता है और गॉस एलिमिनेशन पर भी पूछ लेता है। डिफरेंस का इतना होता है कि अगर उसने गॉस एलिमिनेशन 2/2 में पूछा है तो गॉस सीडल को आपसे 3/3 में पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, ठीक है। प्लस कभी कभी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें पूछ लेते हैं कि इसके गॉस सीडल या फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड का। फिर हम स्टडी करें गॉस सीडल इक्विलिटी मेथड। देखिए गॉस सीडल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? न्यूमेरिकल मेथड। मैंने पहले ही बताया था न्यूमेरिकल मेथड्स में हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन और एक कौन सा होता है हमारे पास? अप्रॉक्सीमेटेड। तो यहाँ जो बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटेड रूट की बात करेंगे और अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि इटरेटिव मेथड का मतलब है कि आपको एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करना है जब तक हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिल जाती। डिजायर्ड एक्यूरेसी है तो ऑलरेडी हमें स्पेसिफाई होगा, ठीक है, और नहीं तो हमें अपने अकॉर्डिंग से चेक करना है कि हमें कितना प्लेसेस का डिजायर्ड चाहिए। अब तक हमारे पास जितने भी मेथड्स थे, चाहे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, चाहे एलिमिनेशन था, चाहे मैट्रिक्स मेथड था, वहां हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता था। हमारे पास ऐसा नहीं होना कभी आपने खींची कि x की वैल्यू आ गई है 1.9999, दूसरे वाले स्टेप में x की वैल्यू आ गई 1.98, ऐसा नहीं।
अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के लिए हमारे पास दो मेथड है, गॉस सीडल और गॉस इटरेटिव मेथड। अब गॉस सीडल जो होता है हमारा, उसमें हमें इटरेशंस अप्लाई करने होते हैं, जबकि गॉस एलिमिनेशंस में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो आज हमें स्टडी करना है गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। नेक्स्ट हमारा गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। इटरेशन से मींस क्या है, मैंने पहले ही बताया कि इटरेशन का मींस क्या होता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है। तो अब तक हमने जितने भी सॉल्यूशंस पढ़े, चाहे वो हमने 9th में पढ़ा, चाहे हमने 10th में पढ़ा, चाहे 11th में किया, उनमें सब में एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता था। बट यहाँ पे क्या करना है, एक्यूरेसी, डिजायर्ड एक्यूरेसी के लिए, ये एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही चीज को बार बार, एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट करके हम ये कोशिश करते हैं कि वहां पर उसके अप्रोक्सीमेट रूट आ जाए। अब मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारा जनरल आंसर आ जाता है तो हमें रूट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत होती है। मैंने पहले बताया जो न्यूमेरिकल मेथड्स होता है वो डील करता है हमारा जितना भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है उसमें। अब साइंटिफिक कैलकुलेशन में अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि अगर मैं किसी ने 0.01x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, और मेरे पास आंसर आया 0.099, तो उसके लिए इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि अपने राउंड ऑफ का आंसर हो गया। बट अगर मैं इसे साइंटिफिकली देखूं तो मेरा 0.00001 तक की एरर में भी मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है या कोई कंप्लीट जो भी रिसर्च हमारी चल रही है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम वहां पर हमें इस डिजाइन एक्यूरेसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसमें इटरेटिव मेथड्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसका बेसिकली ये है कि अगर मान लीजिए मैंने 3 या 4 स्टेप के बाद मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं उससे कोई पर्टिकुलर वैल्यूज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इट मींस हमें स्टेबल स्टेट मिले, एक स्टेबिलिटी हमें मिल जाती है। और स्टेबिलिटी से मतलब है कि जो हम इस पर कोई भी काम कर रहे हैं, जो रिजल्ट हमें दे रहा है वो स्टेबल दे रहा है, तो इट मींस क्या है कि हमारी रिसर्च एक सक्सेसफुल पॉइंट पर पहुंच गई है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे लिए 0.0001 की कोई वैल्यू नहीं होती, बट अगर हम बात करें साइंटिफिक टर्म में तो ये बहुत बड़ी एरर होती है जो बेसिकली आती है, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। गॉस सीडल इटरेटिव मेथड ये कहता है कि अगर मेरे पास मान लीजिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कोई भी, फॉर एग्जांपल जो हमने लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, एक हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, और एक है हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो ये गॉस सीडल क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, इनमें से हम एक से हम फाइंड आउट करेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, एक से निकालेंगे y की वैल्यू, और एक से निकालेंगे इसकी z की वैल्यू। ठीक है, इसके लिए जो रूल होता है सबसे पहले वो हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास a1 a3x है, इसमें x का हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन सी इक्वेशन में है वो मुझे क्या देगी x, जिसमें y का हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा वो मुझे देगी y, और जिसमें z का हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा वो मुझे देगा क्या, z। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास एक जनरल फॉर्म हम लेकर के चल रहे हैं, तो जनरल फॉर्म में हम ये मान के चलते हैं a1 से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड है, और एक और से हमारी थर्ड। इससे हम निकाल लेते हैं x, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 1/a1 b1 माइनस b1y माइनस c1z। इससे निकाल लेते हैं y, तो यहाँ से ये बनता है कि जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/b2 g2 माइनस a2x माइनस c2z, और थर्ड वाली इक्वेशन से z की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास, 1/c3 d3 माइनस a3x माइनस b3y। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन से x, y और z हमने डिटरमाइन कर लिए, यानी ये यहाँ से मुझे x कैलकुलेट होगा, इस वाली इक्वेशन से मेरा y कैलकुलेट होगा, और इस वाली इक्वेशन से मेरा क्या कैलकुलेट होगा, z कैलकुलेट होगा। अब हम अपनी तरफ से इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं चेक करना कि फंक्शन कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, कुछ नहीं करना, हम अपनी तरफ से इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेकर चलेंगे, और इनिशियल
0 हमारे पास के इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी कि x1 कैलकुलेट करने के लिए हमें अब जब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, यहाँ पर अभी मेरे पास इनिशियली वैल्यू कितनी है, x0 कितना मेरे पास 0, y0 कितना 0 और z0 कितना मेरे पास 0। तो हम क्या करेंगे, वही काम हमें इसमें करना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर x y की वैल्यू कितनी हमारे पास है y0, तो हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 आ गया, वो कितना आ गया 1/a1 d1 माइनस d1 y0 माइनस c1 z0, ठीक है। मींस अब y को क्या पुट करेंगे y0, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रही है। हमने इनिशियली वैल्यू कंसीडर किया कि x0 हमारे पास 0 है, y0 हमारे पास 0 और z0 हमारे पास कितना है 0। अब यहाँ से x1 की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 1/a1 d1 माइनस d1 y0 माइनस c1 z0, ठीक है। अब जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि अभी तक हमने क्या निकाला है x1, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है y1, लेकिन जब हम y1 फाइंड आउट करेंगे तो 1/, कितना आ गया मेरे पास b2 या कितना आ गया d2 माइनस a2। अब एक चीज देखिए, जब हम इस अप्रोक्सीमेशन पर पहुंचेंगे, लेकिन हम y पर पहुंचे तब तक हमें x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल चुका है, तो x को रिप्लेस करेंगे आप x1 से, बट z की मेरे पास अभी इनिशियल वैल्यू है क्या z0, तो वहां आप यूज करोगे क्या z0, ठीक है। मींस आपके पास जो जो वैल्यूज कैलकुलेट होकर के आती जाएंगी उन्हें हम सब्स्टिट्यूट करते हुए चले जाएंगे। ये नहीं कि सबसे पहले हमें तीनों में 0 ही पुट करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की हमें बात हो रही है तो x0 को भी 0 y0 नहीं। जब हमने x1 निकाला, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, तब हमारे पास क्योंकि x को क्या था हमारे पास दिस वैल्यू, तो y की भी इनिशियल वैल्यू थी और z की भी हमारे पास क्या थी इनिशियल वैल्यू थी, तो हमारे पास कितना आ गया y0 z0। लेकिन जब हम इसी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम देखें तो x1 हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ चुका, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी a2x1, लेकिन z अभी हमारे पास कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, तो z0 हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रहेगा, ठीक है। अब जब z1 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/c3 d3 माइनस, अब देखिए x है, क्योंकि x की हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ चुकी है तो हम x1 यूज करेंगे, और y की भी हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या यूज करेंगे d3y, ठीक है। और वही हम यहाँ पर किया, यानी कि y1 कितना आ जाएगा 1/b2 d2 माइनस s एंड z इक्वल्स टू दिस। और ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करना है, यानी कि इंटीग्रेशन हमें तब तक रिपीट करने हैं जब तक हम अननोन वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाते, ठीक है। और मींस डिजायर्ड वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी, जब तक हमारे पास जो भी हमारे पास फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यू आई है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यू आई है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यूज आई है, ये जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आई है, ये सारी की सारी वैल्यूज जब तक हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी तक नहीं मिल जाती हम इसे रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास ये आ गया, जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन पर जाएंगे तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये तो हमारे पास फर्स्ट आ चुका। अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात करें, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू कितना होगा 1/a1 d1 माइनस, क्योंकि हमारे पास y1 भी आ चुका और z1 भी आ चुका, ठीक है। ऐसे y2 की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 1/b2 d2 माइनस a2x2, क्योंकि हमारे पास है सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ गई और z1 की भी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इज z1, और ऐसे ही हमारे पास जो z2 में निकलेगा वो निकलेगा 1/c3 d3 माइनस a3x2 माइनस b3y2, ठीक है। यही स्टेप्स हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं जब तक हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो जो वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी उन्हें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये नहीं कि यहाँ पर मैंने y0 z0 किया तो नेक्स्ट में मुझे x0 z0 करना है, नहीं। अगर ये मिस्टेक आपने कर दी तो आप कहीं लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसका कोई आंसर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जनरल इसमें कभी कभी शॉर्ट कट भी आ जाती है और कभी कभी हमारे पास वोल्टास का क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन इसका 2/2 भी आ जाता है 3/3, बट 99% इसमें जो क्वेश्चन अब तक आया होगा वो 3/3 का आया होगा, 2/2 का नहीं आया।
गॉस का क्वेश्चन हमारा 2/2 भी आ जाता है और 3/3 भी आ जाता है, ठीक है। तो गॉस सीडल मेथड क्लियर हो। हमें सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले x, y और z को कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी इक्वेशन से निकाल लेंगे, हमें सबसे पहले ये चेक करना है जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके अंदर x का हाईएस्ट कोएफिशिएंट कितना है, उससे हमारा क्या निकलेगा x। जिस इक्वेशन में y का हाईएस्ट कोएफिशिएंट होगा उससे निकलेगा हमारा y, और जिसमें z का हाईएस्ट कोएफिशिएंट होगा उसमें से निकलेगा हमारा z। और ऐसा केस कभी नहीं आता है कि आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस में सेम है, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन इसमें जरूर मिल जाएगी। देन हम अपनी तरफ से इनिशियल वैल्यू लेके चलते हैं, इनिशियल इक्वेशन सेट करके चलते हैं। उससे जनरली हम लेके चलते हैं 0 0 0 भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 1 1 भी ले सकते हैं, बट बेटर रहता है कि 0 0 0 से स्टार्ट करें। ये एक अलग बात है कि नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें कितने आएंगे वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन पर, ठीक है। देन इनिशियल वैल्यू लेने के बाद हम सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, और जब हम अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं तो एक चीज ध्यान रखना होता है, जब मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालूंगी तो क्योंकि y मेरे पास इनिशियली 0 है और z भी क्या है मेरे पास 0, हमारे पास कोई और वैल्यू चेंज उसकी नहीं है, तो हमें वो चेंज नहीं करना उस y0 और z0। लेकिन जब y1 पर आएंगे तो जो मेरे पास x1 है वो एक अपडेटेड वैल्यू है, यानी कि उसका न्यू वैल्यू आई है x1, तो हमें उसे यूज करना है, x0 यूज नहीं करना है। जब हम z1 निकालेंगे तब तक मेरे पास x1 की अप्रोक्सीमेट हो गया और y1 भी आ चुका, तो हम यूज करेंगे x1 y1, ठीक है। देन हमारे पास जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पर आएंगे तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पर हमारे पास y पर z1 की वैल्यू है, तो उसे हम यूज करेंगे। देन जब y2 निकालेंगे तो हमारे पास x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेट हो चुका, कैलकुलेट हो चुका, तो हमें उसे यूज करना है, एंड देन हमारे पास z, और सिर्फ ऐसे फिर हमें इसका करना है z करना है, ठीक है। और ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ जाता, डिजायर्ड एक्यूरेसी नहीं आ जाती। इस मेथड को थोड़ा सा रीड करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पहले 2/2 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर 3/3 का एक क्वेश्चन, ठीक है। और बेटर है कि आप कैलकुलेशन आपके करते रहो, जिससे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे आप इकट्ठी कर लो और सिर्फ सेशन में आप हो सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।